तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब 81 ईयर ओल्ड मैन, चलो जी, हमें पहली लाइन से पता चल गया है कि इस बंदे की उन्होंने एज कितनी बता दी है, 81। ठीक है, मतलब इसका ज्यादातर यही होगा कि ना कोई या तो नॉर्मल एजिंग की ये बात कर रहे होंगे, या कोई जो क्रॉनिक डिजीजेज है ना, या कोई कैंसर होगा ना, वो इस तरह की यहाँ पर रिलेट करें। ठीक है, एन 81 ईयर ओल्ड मैन कम्स टू द ऑफिस आफ्टर एन अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या है कि सर उसको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का क्या हुआ है, इन्फेक्शन। ठीक है, हिज सिम्टम्स हैव लार्जली रिजॉल्व्ड एक्सेप्ट फॉर अ माइल्ड नॉन प्रोडक्टिव कफ। सर सारी सिम्टम ठीक हो गई हैं, लेकिन एक नॉन प्रोडक्टिव कफ है वो नहीं ठीक हो रही। ठीक है जी, और ये जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है क्या करती है, इसको बॉदर करती है रात के टाइम। ठीक, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड्स हाइपरटेंशन एंड नी ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है जी, और सर पेशेंट को क्या मतलब है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है और उसको नी ऑस्टियो आर्थराइटिस भी है। और आपको पता है ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है ना डॉक्टर साहब, ये जैसे बंदे की एज ज्यादा होती है या जो उसका वेट ज्यादा होता है ना, उसकी वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। ठीक है, द पेशेंट इज स्टिल फिजिकली एक्टिव, प्ले गोल्फ ऑन द वीकेंड, ही इज अ रिटायर्ड इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव एंड हैज नो नॉन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। बच्चे अगर आप रिस्पिरेटरी कर रहे हो ना, डॉक्टर अदनान एंड डॉक्टर शहजाद, ये जो मैंने अभी वर्ड को हाईलाइट किया है ना, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, इसका जरूर ख्याल रखिएगा। क्यों? अगर पेशेंट स्मोकिंग के साथ है, हमेशा सोचना कि ये पेशेंट के अंदर सीओपीडी वगैरह हो सकती है। अगर पेशेंट के साथ क्रॉनिक हिस्ट्री है, तो फिर भी याद रखना, या सीओपीडी, एम्फीसीमा या एस्थमा, ये वाली कंडीशन उस पेशेंट के अंदर हो सकती है। और तीसरा जो है ना, निमोकोनियोसिस वगैरह है, तो ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के साथ रिलेट करती है। तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर रिस्पिरेटरी के अंदर आपने समझ लीजिए बज वर्ड है आपका, इसको जरूर याद रखना। ही हैज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है स्मोकिंग की। फिजिकल एग्जामिनेशन ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अब डॉक्टर साहब जैसे आप सीवीएस के अंदर ईसीजी करवाते हो ना, इसी तरह रिस्पिरेटरी के अंदर आप बच्चे पीएफटी करवाते हो। जी डॉक्टर शहजाद, क्या होता है पीएफटी? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर हम चेक करते हैं ये जो इसने लिखे हुए लंग कैपेसिटी वगैरह या फोर्स वाइटल कैपेसिटी चेक करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो वैसे नहीं हो सकता मगर ये वगैरह चेक हम्म। करते हैं स्पायरोमेट्री के मतलब जरिए। एक पेशेंट है उसका अपने करवाना है, पीएफटी करवाना है, तो वो किस तरह करते हैं, मतलब क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे ईसीजी के लिए हम वो लीड्स लगाते हैं और हम उसका वो देख लेते हैं, ईसीजी पेपर के एग्जैक्टली ऊपर उसकी इसका लीड्स देख लेते हैं। कोई स्पायरोमेट्री के जरिए इतना तक तो नॉलेज है कि स्पायरोमेट्री के जरिए चेक करते हैं इसमें पता पल्मोनरी फंक्शन इसमें को। पता क्या करते हैं, आप उस पेशेंट को ना छोटा सा ऐसे समझ लो कि वो पाइप टाइप होता है, मतलब एक ना डिवाइस है। जैसे अगर आपने शायद किसी बंदे ने अल्ट्रासाउंड होता हुआ देखा हो ना, जैसे प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, प्रोब उसके जिस्म के ऊपर लगाते हैं। इसी तरह समझ लो कि इसके अंदर ना पाइप एक होता है, और वो पाइप ना पेशेंट के मुंह के ऊपर रखते हैं, और उसको कहते हैं भाई जितना जोर है ना, पहले अपने सांस को बंद करो, फिर हम उसको कहते हैं जोर से इसके अंदर एक्सेलेशन करो। जब वो जोर से इसके अंदर एक्सेलेट करता है ना, तो हम फिर देखते हैं कि हाँ पहले सेकंड के अंदर मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड क्या है, फिर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आफ्टर 5 सेकंड क्या होते हैं। ठीक है, तो वो अगर कम हो तो हमें पता है पेशेंट को एक्सलेशन में मसला है, पेशेंट को सीओपीडी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पल्मोनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें फोटो भी शेयर करूंगा। Compared to a more midlife, which of the following changes are most likely expected as a result of normal aging in this patient? डॉक्टर साहब वो ये कह रहे हैं, सिंपल उसने ये पूछा, कोई उसने कहानी नहीं डाली, वो कह रहे हैं कि पहले बंदा था एक जवान, जवानी के अंदर, और अभी जो 81 का है, इसके लंग्स के अंदर जो नॉर्मल चेंजिंग आई है ना, वो कौन सी हैं, और उनकी वजह से क्या चेंजेस आ सकती हैं वॉल्यूम्स के अंदर। जैसे हमारे पास, हाँ जी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? मैं जरा थोड़ा सा देखूं ना, आप रिस्पायरेटरी आप लोगों ने बड़ा पढ़ा है, कितना पढ़ा है?
टोटल लंग कैपेसिटी में मतलब ये सारे टाइडल वॉल्यूम भी आ जाता है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल ये लंग कैपेसिटी है। हम्म। तो इसमें सारे आ जाते हैं जो सारे वॉल्यूम है। कैपेसिटी मतलब जैसा कि कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का? ये होता है मतलब टाइडल वॉल्यूम हो गया जो कि नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं ना वो एक टाइडल वॉल्यूम वो 500 होता है, ml होता है। तो हम्म दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स जब हम नॉर्मल से भी ज्यादा इंस्पायर करते हैं तो उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ना, हम जो एक्सपायर करते हैं ना नॉर्मल से भी ज्यादा अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो रह जाता है लंग्स के अंदर, वो हमेशा अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता है, तो उसको रेजिडुअल वॉल्यूम हम्म बोलते हैं। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो जो टोटल लंग कैपेसिटी है ना, इसको भी हम्म। हम स्पायरोमीट्री के जरिए मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम जिसके अंदर भी आ जाएगा हम उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना इस नॉर्मल बंदे के अंदर हमने देखना है कि सर इसका जो है ना ये क्या क्या नॉर्मली क्या क्या चेंजेस आती हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखवाता हूँ। एजिंग के साथ जो आपका लंग कंप्लायंस होती है वो इंक्रीज है और चेस्ट वॉल कंप्लायंस डिक्रीज होती है। ये लाइन एक दफा लिखी। एजिंग के साथ साथ क्या होता है आपको कि जो आपकी लंग कंप्लायंस होती है वो इंक्रीज होती है और ये जो आपके पास चेस्ट वॉल कंप्लायंस होती है वो कम होती है। अब जब आपके पास लंग कॉम्प्लायंस ज्यादा होती है ना बच्चे, उसकी वजह से आप देखो लंग कॉम्प्लायंस ज्यादा होने की वजह से आपके जो लंग्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं। जब वो लंग्स ज्यादा एक्सपैंड करते हैं ना, तो डॉक्टर साहब पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो है उसका रेजिडियल वॉल्यूम। मतलब जो आप अक्सर पेशेंट्स को देखते होते हो इनको क्या कहते हैं, ओल्डर जो पेशेंट होते हैं ना, उनको एक्सपायरेशन में मसला है, क्योंकि जैसे एम्फीसीमा है ना, एम्फीसीमा में भी आपकी कंप्लायंस बढ़ जाती है और उस कंप्लायंस की वजह से जो आपके लंग्स है ना वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जिस वजह से आप एक्सहेलेशन प्रॉपरली नहीं करते। इसी तरह नॉर्मल एजिंग के दौरान भी ऐसे होता है, बूढ़ों को भी सांस लेने में इसलिए ज्यादा मसला आता है क्योंकि वो अपनी लंग्स की एयर को वो बाहर नहीं निकाल पाते प्रॉपरली। और वो क्यों नहीं निकाल पाते प्रॉपरली? क्योंकि सर उनके लंग्स की जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज होती है तो लंग्स आपकी आपके लंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आप एयर को बाहर नहीं निकालते, जिसकी रिकॉइलिंग पावर कम वजह हो से जी नहीं 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 रेजिडुअल वॉल्यूम डॉक्टर साहब इंक्रीज होगा। नहीं नहीं, रिकॉइलिंग जो पावर बोल रहा हूँ, रिकॉइलिंग जो उनकी ओ सॉरी सॉरी पावर। हाँ रिक्वायरिंग, जी जी रिक्वायल उनकी रिक्वायरिंग एबिलिटी वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, या जिसको हम कहते हैं रिकॉयल फोर्स। जो रिकॉयल फोर्स होती है वो कम हो जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम चूंकि वो प्रॉपरली एयर को बाहर नहीं निकाल पाते, उनका लंग्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम एल्डर्स लोगों के अंदर बढ़ता है। ये बहुत बड़ा बज़वर्ड है बच्चे। इससे रिलेटेड मुझे यूएसएम लिखकर एमसीक्यूज भी आया था कि उन्होंने एल्डर बंदा ही पूछा था, और एक जो वाइटल उन्होंने पूछा था ना वो रेजिडुअल वॉल्यूम का, कि ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो मुझे याद था कि वो कंप्लायंस उसकी बढ़ जाती है, वो प्रॉपरली एक्सेल नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना वो इंक्रीज होता है। अब देखिए पहली बात आपको पता चल गई कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम एल्डर लोगों के अंदर बढ़ता है, और इसकी वजह से अब आप क्या करोगे, आप ऑप्शन ई को भी एक्सक्लूड कर दोगे। ऑप्शन ई को भी एक्सक्लूड करो और उसके बाद ऑप्शन डी को भी एक्सक्लूड करो, बाकी रहेगी तीन ऑप्शंस। तीन ऑप्शन के अंदर जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है ना लंग्स की, वो टोटल लंग कैपेसिटी को एज इट चेंज नहीं होती। जितनी कैपेसिटी होती है ना पहले, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो कैपेसिटी होती है ना वो उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती हमारे पास पेशेंट की। तो अनचेंज आपने लंग टोटल लंग कैपेसिटी लिखनी है। इसका मैं पूरा आपको लेक्चर भी दूंगा, परेशान नहीं होना। बाकी रहती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि डॉक्टर शहजाद फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो होती है हमारे पास इंस्पायरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सपायरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इस पेशेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि इसकी एक्सपायरेशन प्रॉपर नहीं हो रही, ये जितनी एयर हमें एक्सेल करनी चाहिए उतनी एयर को एक्सेल नहीं कर रहा होता, और उसके साथ साथ क्या है, ये उतनी एयर को इंस्पायर भी नहीं कर रहा होता प्रॉपरली।
रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है, ना प्रॉपरली एक्सेल करता है ना प्रॉपरली इनहेल करता है, जिसकी वजह से जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना इस बंदे की, वो कम हो जाती है। क्योंकि वाइटल कैपेसिटी बताती है कितनी एयर आप इंस्पायर कर रहे हो, कितनी एयर आप एक्सपायर कर रहे हो। तो एल्डर बंदा है वो ना कोई एयर ज्यादा इंस्पायर करता है ना ही एक्सपायर करता है। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है इसकी? डिक्रीज। पहला बज़वर्ड क्या है सर? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है सर? पेशेंट का इंक्रीज। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है पेशेंट की? अनचेंज। ये याद रखिए, ये उसको ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो चेस्ट वाल कंप्लायंस है वो डिक्रीज है, तो जो हमारे पास लंग की कंप्लायंस है वो इंक्रीज है, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी अनचेंज। फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्योंकि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ही प्रॉपरली नहीं होती, ये डिक्रीज हो जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि ज्यादातर लंग्स के अंदर लंग्स की कंप्लायंस बढ़ जाती है, इस वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम इनका बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास क्या बनेगा? ये दैट इज द ऑप्शन सी, टोटल लंग कैपेसिटी सर अनचेंज। ये आपने याद करने पड़ेगा भाई, नॉर्मल एजिंग आपने याद करनी है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज। मैंने इसका जो सबसे बड़ा याद किया हुआ था ना, वो था रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि मुझे पता था मैं इससे दूसरे सारे कंसेप्ट को रिलेट कर पाता हूँ इसलिए। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। डॉक्टर शहजाद ये क्वेश्चन पढ़िए जरा, मेरा ना गला यार थोड़ा सा दर्द कर रहा Which of the following is the most likely cause of this patient symptom? A 32-year-old female, male, old woman is brought to the emergency department after being stuck in malfunctioning elevator for the 45 minutes. The patient says she felt extremely anxious in the closed space of the elevator and experienced dizziness, shortness of breath, generalized weakness, blurred vision. She has no other medical condition and takes no medication. She does not use tobacco, alcohol, illicit which of the following most likely cause of this patient symptom. ये है जी। लेफ्ट में क्या बंद लगता रही है है आपको ना इस पेशेंट? 45 मिनट के लिए। हाँ हाँ। हम्म, अच्छा एलिवेटर जो लिफ्ट ऊपर होती है ना जैसे मरी वगैरह में वही बोल रही है ना। नहीं, द पेशेंट से शी फेल्ट एक्सट्रीमली एंशियस। चलिए मैं पढ़ता हूँ। अ 20 अ 32 ईयर ओल्ड वुमन, मतलब यंग बंदी है, हर चीज ठीक है उसकी, इज ब्रोट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए हम इसको, आफ्टर बीइंग स्टक इन अ मेल फंक्शनिंग एलिवेटर फॉर 45 मिनट्स। 45 मिनट तक वो एलिवेटर के अंदर क्या रही है? वहां मतलब वो एलिवेटर काम नहीं कर रही थी, और वो 45 मिनट उसमें स्टक रही है। ये वो मरी वाली नहीं है एलिवेटर, ये जो हम नॉर्मली बिल्डिंग्स के अंदर लगी होती है ना, ये वो वाली एलिवेटर है। द पेशेंट सेज शी पेशेंट फेल्ट एक्सट्रीम एंशियस, उसको बहुत ज्यादा एंशियस फील हुआ इन द क्लोज्ड स्पेस ऑफ एलिवेटर एंड एक्सपीरियंस डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जनरलाइज वीकनेस एंड ब्लड विजन। ठीक है, ये सारी फीलिंग उसको वहां पर आना शुरू हुई। शी हैज नो अदर मेडिकल कंडीशन एंड टेक्स नो मेडिकेशन। शी डज नॉट यूज टबैको अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द काज ऑफ दीज सिम्टम्स? इन सिम्टम्स का सबसे बड़ा काज क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब आप किसी भी लिफ्ट में बंद होते हो ना, भाई मुझे तो वैसे बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहता है, मैं मोस्टली यूज ही नहीं करता। मुझे ऐसे समझ लो कि क्लोज स्पेस है, मुझे वैसे फोबिया है। तो जब वो वहां पर स्टक हुई ना, तो उस वो क्या करेगी? पैनिक करना शुरू होगी। तो ये जो उसको सारी सिम्टम आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट पैनिक अटैक वाली सिम्टम इसको आ रही है। जब बंदा पैनिक अटैक होता है, उस वजह से उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये देखो क्या हो रहा है सर, एंशियस कंडीशन में बंदा होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अंदर आप क्या करते हो? आपकी वेंटिलेशन की जो रेट होती है ना, वो बढ़ जाती है। जब वेंटिलेशन की रेट बढ़ती है ना, तो वो ये कह रहा है कि उस वेंटिलेशन की रेट बढ़ने की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या हुआ होगा। मतलब कि जो केमिकल चेंजेस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कम है या ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है, वो ये सारी पूछ रहे हैं। तो तो सबसे जब पहले वो हाइपर क्वेश्चन, वेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर निकालेगा ना। हाँ बिल्कुल। वो देखो आप जब भी ज्यादा वेंटिलेट करोगे, देखो एंशियस, जब आप एंशियस हो तो आपको शॉर्टनेस, साथ उसने बता भी दिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अंदर आपकी वेंटिलेशन की रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है ना, ब्रेन
ब्लड सप्लाई ये कम हो जाती है। डॉक्टर साहब मुझे बता सकते हैं क्यों कम हो रही है? डिक्रीज क्योंकि ब्रेन ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, बताएं जी। इसमें ये होता है ना कि जो ब्रेन के अंदर ना, मतलब जो CO2 जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ना मिलके H2CO3 बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। ये जो हम्म। कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 है ना, फिर ये जो H होता है, जो H आइंस है ना, और जो HCO3 है वो तो यूरिन के जरिए बाहर चला जाता है, और जो H आइंस है ना वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को ना स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ना ये जो रिस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा हो जाता है। अब इसके अंदर ये है कि जो मतलब इंसान हाइपर वेंटिलेट करता है ना, तो मतलब हाइपर वेंटिलेट करता है या हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कम हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तो ब्रेन के पास जो CO2 हो, जो एच एच वो है ना, ये आपस में मिल ही नहीं पाते, मतलब जिसकी वजह हम्म। से फिर H आइंस बनता ही नहीं है। जो H आइंस जब नहीं बनता है ना, तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टिमुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वो लो हो जाता है, मतलब डॉक्टर स्लो हो साहब जाता है, कम हो जाता अगर मैं आपको कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड वैजोडाइलेटर है, तो मेरा मसला ही है। ना खत्म कार्बन हो डाइऑक्साइड जाए? ब्रेन का। वैजोडाइलेटर के तौर पर। हाँ जी, हाँ इन जी, ब्रेन। ब्रेन। बिल्कुल। जी कार्बन सर। डाइऑक्साइड वैजोडाइलेटर का काम करती। ठीक है। अब इस पेशेंट ने पैनिक हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा तो ब्लड सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? कम। स्पेसिफिकली आपके ब्रेन के अंदर। जब ब्रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो वो वैजोडाइलेशन नहीं होती। जब वो वैजोडाइलेशन नहीं होती, आपके पास सेरिब्रल आर्टरीज की वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई होती है ब्रेन की तरफ वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड विजन, हेडेक, उसके बाद वीकनेस, डिजीनेस, ये सारी सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहिब, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्ट एज अ वैजोडाइलेटर। और यहां पर पैनिक अटैक हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वैजोडाइलेशन नहीं होगी, वैजोडाइलेशन नहीं होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, एरिया कम होगा, जिसकी वजह से सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, जिसकी वजह से डिजीनेस, फटीग, ब्लड विजन की सिम्टम इस पेशेंट को आना शुरू होगी। ठीक है। तो हम ऑप्शंस को निकालते हैं। डिक्रीज आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर फर्क पड़ भी जाए तो उसकी वजह से ये सिम्टम नहीं आती ब्रेन वाली। डिक्रीज, क्योंकि ब्रेन को, डॉक्टर अदनान, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सेंसिटिव होती है ब्रेन के लिए, ये बात याद रखिएगा। डिक्रीज आर्टीरियल पीएच, नहीं जी, आर्टीरियल पीएच तो यहाँ पर हमारे पास इस पीएच कम होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्रेन की ब्लड सप्लाई के ऊपर। डिक्रीज आर्टीरियल इसमें ऑक्सीजन आर्टिफिशियल पीएच कंटेंट, नहीं ज्यादा जी, ज्यादा हो आर्टीरियल, सकती है। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है ना तो पीएच ज्यादा होगी। इंक्रीज हम्म, आर्ट एल्व्यूलर ऑक्सीजन ग्रेडियंट, ये कैसे? ये तो कम होगा ना, क्योंकि हमारे पास पेशेंट के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है वहां पर, और दूसरे नंबर वो बंद है, उधर ऑक्सीजन ही कम होनी है, तो आर्टीरियल ये ग्रेडियंट भी हमारे पास कम होता है, इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीज आर्टीरियल लैक्टिक एसिड कंटेंट, लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से पेशेंट को सेरिब्रल सिम्टम्स नहीं आते। वो कब आती हैं? जब शायद पेशेंट की कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेट करने की वजह से, पैनिक होने की वजह से, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, ब्रेन की ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, जिसकी वजह से वैजोडाइलेशन नहीं होगी, वैजोडाइलेशन नहीं होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होगी, इट कैन कॉज द हेडिक एज वेल एज द डिजीनेस लाइक सिम्टम्स। अच्छा, तो ये जो जहां पर भी हाइपर वेंटिलेशन, जी जी, ये जो इंक्रीज आर्टीरियल लैक्टिक एसिड कंटेंट ये उसमें होता है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड साइनाइड की जब पॉइजनिंग हो जाती है, ये वहां पे में मिलता है ना। सुने, लैक्टिक एसिड का कंटेंट है ना, जब भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है ना, वो सब में हो सकता है। एनएरोबिक की वजह से हर कंडीशन में हो सकता है। ठीक है। हम्म, तो जो आप बता रहे वो भी एक, उसमें भी तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम अगर तुम्हारे पास हाँ, उसमें एनारोबिक वही रिस्पायरेशन होता होगी, है ना कि एनारोबिक रिस्पायरेशन। जी जी।
ये जो पॉइजनिंग होती है ना साइनाइड की का, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है या साइटोक्रोम सी उसको इनेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एटीपी नहीं बनती, तो वो जो शिफ्ट हो जाती है एनारोबिक की साइड, इसलिए लैक्टिक एसिड सर में होता है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कॉम्प्लेक्स 4 नहीं, एग्जैक्टली जो वहां पर फेरिक मॉलिक्यूल होता है ना, Fe3 पॉजिटिव, वो इनहिबिट होता है। जब Fe3 साइनाइड पॉइजनिंग से इनहिबिट होगा तो आपके पास जो एटीपी होती है ना, वो एटीपी जनरेट नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन सेल के अंदर आना होता है। जब वो कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाता है तो एटीपी वहां पर नहीं बनती। जब एटीपी नहीं बनती तो हमारे पास जो सारा ग्लाइकोलाइसिस वाला मैकेनिज्म है ना, वो लैक्टिक एसिड एनारोबिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है।